जोगी अंतरंग जी, विनोद जी और हमारे साथी कल्याण और जो पैनलिस्ट आए सभी को हम जिंदाबाद। और जो श्रोता हमको सुनते हैं सभी को नया साल का मुबारक और इनकलाब जिंदाबाद। पहले मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज ये जो बात रखने के लिए, विचार रखने के लिए और बहस करने के लिए जो आज मौका दिया गया, इसलिए मैं फिर आभार प्रकट करता हूं कि एक देश में जो बड़ा एक जन आंदोलन के नाते अभी उड़ीसा में जो ऐतिहासिक जन आंदोलन के रूप में अभी जानकारी है देश और देश बाहर में भी, वो है पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति। और 2005 से 2015 तक 10 साल जो उड़ीसा के जो कोस्टल इलाका है, जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके वहां के ढिंकिया 4 देश मानते हैं, वो 4 ग्राम पंचायत है और वहां के हजारों ग्रामवासी विभिन्न गांव में रहते हैं। एक जनबहुल इलाका भी है और इस इलाका में ज्यादातर जो लोग जिसमें जो जमीन के ऊपर प्रकल्प बनना है, प्रस्तावित प्रकल्प के नाते जो पुस्को आया था एक स्टील प्लांट के लिए और एक पोर्ट के लिए, तो हमारा ये उस समय सवाल था कि एक पोर्ट विदेशी कंपनी को कैसे दिया जाएगा। जब ये सवाल तो पूरा उसका उत्तर तो दे ही नहीं पाए उड़ीसा सरकार, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमारे जो आंदोलन का ये जो सवाल का प्रेशर हुआ तो पोस्को उसको विथड्रॉ कर लिया कि नहीं, पोर्ट की जरूरत नहीं है। और उसके बारे में हम तो गिनकोट में गए थे और जो 12 मिलियन टन पर ईयर स्टील प्रोडक्शन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए 12 मिलियन टन पर ईयर का जो प्रस्ताव था, उसको लेकर उनको जरूरत था 4000 एकड़ की जमीन। और ये 4 एकड़ जमीन में 3000 से ज्यादा एकड़ जमीन में पान की खेती उस ये होती थी और अभी भी हो रहा है। और इसे इलाका में इस तरह एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जो कृषि अर्थनीति अर्थव्यवस्था है। एक तो पान का खेती इकोनॉमिक क्रॉप्स है, अर्थकारी फसल है। दूसरा है कि वहां के जो पानी की जो व्यवस्था है, अंदर में और बाहर, बाहर जो समुद्र है और अंदर में जो इनलेट वाटर है, उसमें मछली की खेती भी किया जाता है और धान की खेती है। तो धान, मीन और पान, ये तीनों जो आजीविका का जो स्रोत है, खाद्य का जो मूल खाद्य सामग्री भी है, पान और धान, मीन और धान। और उसमें 3 प्रकार, एक तो धान के खेती के किसान भी है, पान के खेती के किसान भी है और मछुआरा है। तो इसमें हर समूह का लोग का जीविका इसमें प्रभावित है, उसमें आधारित है और निर्भरशील है। और वहां की इकोनॉमी इतना सस्टेनेबल है, जो निरंतर विकास की जो बात हम बताते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन के साथ जुड़ा हुआ है, वही हमको देखने मिलता है। वो एक तो बड़े पैमाने पर हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो जमीन जिसके पास भी है वो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है। और फॉरेस्ट लैंड 100 साल से लोगों की खेती है, पान की खेती है, लोग खेती बनाए हैं, ये कोस्टल फॉरेस्ट है।
फर्स्ट लैंड है। सरकार बोलती थी कि अब फर्स्ट नहीं है, मगर एकड़ में हम तो 100 साल से पहले फर्स्ट लैंड है। और खेती भी 100 साल से खेती होती है उसमें। उसके बाद उसके साइड में भी कोस्टल में जंगल है, पेड़ है। उसमें 8 लाख का पेड़ था। तो उसको आने से कोई परमिशन नहीं करके 1 लाख पेड़ काट दिया। हम ग्रीन कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाया और उसको बचा लिया। तो ये जो खेती है, वो खेती, पान की खेती, धान, पान और मीन की जो आजीविका है, और एक जो इसके पास जमीन भी नहीं है, जो दैनिक श्रम करता है, मजदूर है, खेती के मजदूर है पान खेत में। आज उड़ीसा में अभी द हाईएस्ट पेड वेज इन उड़ीसा, ए पोर स्टेट, लाइक 450 रुपया पर डे उनको दिया जाता है। तो गांव में जब आप देखेंगे, अभी जो ढिंकिया गांव में जब अब लोग आज जब संघर्ष हुआ रहा है, ये ढिंकिया गांव की मैं अभी भी बात करता हूं कि इसमें और यही इलाका से खेत के पानी में जो मजदूर है वो माइग्रेशन लेबर बाहर से कभी नहीं जाते। मगर बाहर से उड़ीसा के जो ये जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, कटक डिस्ट्रिक्ट से बाहर से लोग आकर भी वो काम पाते थे। कब? जब तक पोस्को के लिए वो खेती, पान खेती को खत्म नहीं किया जा गया था। जब खेती के पान की खेती खत्म कर दिया गया, उस समय जबरदस्त लोगों के ऊपर पुलिस जुल्म करके जबरदस्त कर लिया, संघर्ष तो हुआ, मगर पान बरज को, उसको जो पान खेती को तोड़ दिया गया था। उस समय तक बाहर से भी लोग आते थे काम के लिए। तो इसी तरह एक वाइब्रेंट इकोनॉमी जो हम बोलते हैं, और प्रगतिशील और गतिशील अर्थनीति, तो ये इलाका में है। ये आपकी जानकारी में मैं बोलता हूं, और उसमें आजीविका निर्भर करता है। तो स्टील प्लांट के बाद क्या होना था? स्टील प्लांट के लिए तो जमीन खत्म हो जाता था, और उसके बावजूद जो परिवेश को ऊपर जो सवाल आता था, तो वहां पर तो सागर है, जंगल भी है, उसको भी काटना पड़ता, और मछुआर जो है, तो ये जो प्रदूषण होगा एक स्टील प्लांट में, तो उसको बहुत लॉस होगा। पर्यावरण की तो मछुआरे भी खत्म होंगे, पानी खत्म हो जाएगा, खेती भी खत्म हो जाएगी। और उनके लिए जो माइन की जरूरत था, उसमें एक बड़ा आदिवासी इलाका में जहां एक स्रोत, नदी का स्रोत था, वाटरफॉल था, वो वाटरफॉल, वो खनिज खत्म हो जाने से वाटरफॉल भी खत्म हो जाता है, सूख जाता। तो वहां पर भी हमारी लड़ाई हुई, तो जो खनिज संपदा को बचाने के लिए, और यहाँ पर खेती और पान और मीन को बचाने के लिए लोग की लोड की लड़ाई हुई। तो लड़ाई 15 साल चला। गिन कोर्ट में भी हमारा लीगल बैटल भी हुआ। मैं गया था वहां, और उसके साथ रोक भी दिया था, कहना ये गलत था। टेक्नोलॉजिकली जो जो परिवेश मंजूरी मिला था वो गलत था। ठीक जो तथ्य, जो डाटा, फैक्ट्स वाज नॉट प्रोड्यूस, उनके दिया नहीं गया था, तथ्य जो है सत्य सब। और उसके अंतर में लोगों का लड़े, लोगों के ऊपर केस हुआ, हमला हुआ। उस समय जो नेता थे, सभा अध्यक्ष थे, उनको भी 2 बार जेल कर जाना पड़ा। बहुत लोगों को, औरत लोगों को महीने महीने तक गांव से बाहर नहीं दिया गया था। उस समय लोग उनके जो सोशल वर्क में, कोई एक पड़ोसी के लिए, कोई एक शादी के लिए, किसके लिए, माँ बेटी के पास और बाप बेटा के पास नहीं जा पाते थे, और जो गया था उनको जेल में डालते थे। उसी तरह आज भी 15 साल के बाद भी 400-500 लोगों के ऊपर 5-10 से लेकर 50-60-90 तक फौजदारी मामला है, और वो दौड़ते रहते हैं कोर्ट को। तो ये लड़ाई उस तरह गया। मैं एक बैकग्राउंड दे रहा हूं, और इस लड़ाई में हम उसको, ये था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उस समय,
केंद्र का दक्षिण कोरिया से आया था पुष्को। हमारा ये सवाल था कि 50,000 करोड़ रुपया जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया गया, बड़ा पैमान से बोलते हैं सभी पार्टी। उस समय कांग्रेस, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, मगर उसको बीजेपी, बीजेडी तो कांग्रेस तो था, ये तीनों पूरा वेलकम करते थे ना, हमको उसको जरिए, मगर लोगों के ऊपर कुछ, लोगों को कुछ नुकसान नहीं होगा ऐसा करिए। अरे लोगों को तो खेती आजीविका खत्म हो जाएगा। हमारा सवाल था केवल खेती, पान, मीन खत्म नहीं होगा, वहां जो जनबहुल इलाका है, अगर उस इलाका में उस अंदर में एक बड़ा स्टील प्लांट होगा तो उसमें जो प्रदूषण होगा, वो लोग कैसे रहेंगे? जमीन चल जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, सागर प्रदूषित होगा, जीविका लोगों को चल जाएगा, और बड़ा पैमाने में बड़ा इंडस्ट्री होगा। आज तो जो लोग है, आम आदमी है, उसके पास स्थान नहीं है, जो टेक्नोलॉजी उसके पास है, जो शिक्षा है, बड़ा शिक्षा, कुछ लोग मिलेगा, नौकर मिलेगा, मगर आम आदमी के लिए तो नौकर नहीं है आजकल। ये कंप्यूटराइज्ड है, ये टेक्नोलॉजी है। और वहां जो प्रदूषित होगा, प्रदूषण होगा, वो लोग कैसे रह पाएंगे वहां? ये हमारा सवाल था। इसलिए लड़ाई व्यापक हुआ, और जो इन्वेस्टमेंट हुआ, वो इन्वेस्टमेंट हमने बोले 1 रुपया से 1,000 रुपया फायदा कंपनी को मिलेगा, 10 रुपया फायदा सरकार को मिलेगा। और आम आदमी, ये जो इलाका के कुछ लोग गंती में, अंगूठी में गंती में 50 लोगों को ये डेली वेज में कुछ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और ज्यादा से लोगों को आजीविका खत्म हो जाएगा, और इलाका एक प्रदूषित इलाका हो जाएगा। 5-10 साल के बाद लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो ये सवाल था, और हम कहा कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या एनी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हो इस इलाका में, इस प्राकृतिक संसाधन खत्म करके, तो ये इन्वेस्टमेंट विल क्रिएट पॉवर्टी। ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो पूंजी विनियोग गरीब पैदा करेगी, कुछ लोगों को फायदा होगा, और ज्यादा लोगों के लिए ये गरीबी पैदा होगी। ये हमारा ये था। लोग जो देश भर में, विदेश भर में जो समर्थन आया, इसलिए कि विकास के नाम पर विनाश ठीक नहीं है। और जो पूंजीवाद विकास है देश में, विश्व में, और जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए इसी तरह इंडस्ट्री, इसी तरह प्राकृतिक संसाधन को खत्म किया न जाए विकास के नाम पर। तो वही था सवाल। उस समय भी डिबेट था, हम डिबेट बना थे कि लोगों के, हमको जब बोलते थे लोगों को, ये आंदोलन को विकास विरोधी आंदोलन, आप लोगों को रोक देते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, तो हमारा सवाल यह था भी भाई, लोगों के ऊपर, लोगों का जीविका, आजीविका खत्म करके, लोगों का अधिकार ऊपर खत्म करके, अधिकार को आक्रमण करके, और जबरदस्त कैसे एक डेमोक्रेसी को खत्म करके, डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर क्या विकास होना जरूरी है? तो इसका तो जवाब कहीं नहीं देते हैं, आजकल भी हुआ भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो उसके बाद तो लड़ाई हुई, ये बैकग्राउंड में लड़ाई हुई, बहुत तो लोगों के लोगों को सह पड़ा, जुल्म सहना पड़ा, ये सही है, मगर उसको हट गया 2015 में। उसी तक वो एनवायरमेंट क्लियरेंस क्लियर नहीं हुआ था ग्रीन कोर्ट में। तो ये एक इतिहास की लड़ाई में गिनती जाती है। हाँ, हम भी कहते हैं कि लोग की जीत है। और उड़ीसा सरकार, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो जिसके उनका चेहरा बहुत सुंदर है, बाहर में, अखबार में, मीडिया में, वो कुछ नहीं बोलते, मगर कॉरपोरेट को पूरा जुल्म करने के लिए, लूट करने के लिए इजाजत दिए है। और उनके साथ भी देश के जो उस समय भी जो सरकार थी, आज भी जो सरकार, उससे जो कांग्रेस सरकार थी, आज बीजेपी सरकार है केंद्र में। और जो कांग्रेस सरकार जो कॉरपोरेट को लाई थी, और अभी वो सरकार पूरा ओपन करके, गेट ओपन करके कॉरपोरेट को सौंप देती है। विदेशी और देशीय उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल जो सरकार बनाती है, काल भी थे, आज भी जो है, आज भी जो है अग्रेसिव कॉर्पोरेटाइजेशन होता है, और व्यापक, और कानून को बदल दिया जाता है,
2013 में लोग के संघर्ष के लिए कांग्रेस को कानून परिवर्तन करके 2013 का जो कानून बना, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, और उस समय बीजेपी की समर्थन मिली थी एक ऑपोजिशन के नाते। मगर फिर 2015 में फिर जो सरकार विरोध सरकार बन गई, उसको भी खत्म करने के लिए कोशिश ऑर्डिनेंस हुई थी उस समय। तो फिर संघर्ष हुआ देश में 2013। मगर आज हम देखते हैं कि इस कानून के नाते भी जो कमन था, 5 साल के बाद अगर कोई लैंड एक्विजिशन होता है कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए, तो वे जो 5 साल के लिए अगर यूटिलाइज नहीं होता है, इस्तेमाल नहीं होता है, तो जितने भी बाकी भी हो, अगर 1000 एकड़ जमीन लिया था, 500 इस्तेमाल हुआ और 500 एकड़ जमीन खाली पड़ा, तो उसको भी वापस करना जरूरी है, वो एक्ट में है आज। मगर राज्य सरकार में क्या करते हैं ना, उनको सरकार में डाल देता है और दूसरे कंपनी फिर दे देता है और किसी को ट्रांसफर कर देता है। तो कानून के नाते जो खेती, जो मालिक, जमीन का मालिक को जो अधिकार है, उसको नहीं दिया जाता है आज भी। तो अभी 2008-10 में तो एक्वायर हुआ था उस जमीन को, और जमीन तो इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको तो हट गया। अभी वो जमीन लोगों के पास जाना था, मगर रहने गया है, उड़ीसा गवर्नमेंट में इडको को दे दिया, और इडको अभी फिर साजन जिंदल को लाकर दिया जाता है। और ये खेती के जमीन को किस्म है, फॉरेस्ट राइट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट उसको लागू होता है, सरकार मानती नहीं है। और उस समय केंद्र सरकार की जो कमेटी आई थी, मीना गुप्ता कमेटी, उस समय आई सब थी, और बड़े कमेटी वो कंपनी को विरोध नहीं करती थी, मगर उसके साथ जो तथ्य है, जो कानून है, वो रिकमेंड करके उनका रिकमेंड था कि ये जमीन फॉरेस्ट जमीन है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाते लोगों को दिया जाए पट्टा, उसके बाद तुम एक्वायर करो, लोगों के साथ जो ग्राम सभा के लिए करो। वही भी नहीं हुआ, उस समय नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ था। तो किसी तरह एक स्टेट, राष्ट्र, राज्य और राष्ट्र स्टेट is violating its own rules, laws and constitutional provisions in name of development, in the interest of corporates. तो कंपनी के स्वार्थ में किसी तरह राज्य और केंद्र सरकार किसी तरह उसको उल्लंघन करते रहते हैं, एक्ट को, कानून को, संविधानिक व्यवस्था को, और लोगों को अधिकार का जो कानून दिया है उसके खिलाफ जाकर कैसे विकास के नाम पर लोगों की जमीन को छीन लेती है सरकार, ये उसको हम देखना पड़ेगा आज का। उसने केवल उड़ीसा या नहीं, सारा देश और सारा विश्व में भी, क्योंकि इस तरह लड़ाई केवल उड़ीसा में नहीं होता है, भारत में हर जगह होता है। आज भी काल भी हो रहा था, और विश्व में भी, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन बहुत कंट्री में ऐसा है कि अमेरिका में भी, यूएस में भी आज भी रेड इंडियंस फाइट फॉर देयर ओन राइट, लैंड को लेकर। तो ये सवाल आज भी है। अभी क्या जो जिंदल को अभी फिर लाए जेएसडब्ल्यू को, और जेएसडब्ल्यू का नाम कौशा है, ये सवाल हमारे सामने, आपके पास, हम श्रोता जो सुनते हुए है, जो हमको उसके सामने हम रखता है। हमको कई बोल सकता है कि आप इंडस्ट्री विरोधी है, हम मानते हैं, हम इंडस्ट्री का विरोध ऐसा करते हैं, जो इंडस्ट्री लोगों के लिए जरूरत है उसको हम नहीं विरोध करते हैं। हम चाहते हैं इंडस्ट्री जरूरत है, किसी तरह इंडस्ट्री, लोगों की आवश्यकता को लेकर अगर इंडस्ट्री जितने भी हमको लूज करना पड़ा, खेती सहना पड़ा, तो हम करेंगे, मगर न्याय के साथ। जिसके ये जो इंडस्ट्री के लेकर, जो जरूरत के लेकर, जो इंडस्ट्री के नाम में जमीन हो, जल हो, जंगल हो, जितने भी हमको एक्वायर करना, लॉस करना होगा, उसका जो प्रभाव है लोगों, जो आजीविका, जो तो ये एक ऐसा तो नहीं होता है। दूसरे और कितने हद तक हम हमारे संसाधन को खत्म किया जाए विकास के नाम पर। नदी तो बचना होगी ना, जमीन को तो बचाना होगा ना, जंगल को तो खत्म नहीं किया जाएगा ना।
तो ये जो हमको विकास के नाम पर टेक्नोलॉजी पूंजी और लेकर जो इतना बोलता है पूंजीवादी को व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जो लूट हो रहा है, लोगों के हाथ से अधिकार चल जाता है और लोगों के अधिकार से फिर वंचित किया जाता है, ताकि बहुत उनके एक तो उनके आजीविका खत्म हो जाता है और विस्थापित तो चेंज है और उससे ज्यादा असर पड़ता है। तो ये सवाल आज भी है, हम आप सामने रखता हूं। तो ये अभी क्या होता है, ये जो फर्स्ट राइट एक्ट में वायोलेशन होता है, अभी अभी जेएसडब्ल्यू आया, लोग फिर लोग विरोध करते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को हमें जबरदस्त के लोगों को जबरदस्त नहीं साइन करके कहते हैं कि हम तुम छोड़ो ना, जेल में जाओ, लोग देते हैं अभी भी। अब आप उसके बारे में खुद हमारा कल्याण आनंद तो कहे थे, उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई, पुलिस पकड़ नहीं पाई तो अब आ गए हमारे पास, तो उन बताएगा। दूसरे ओर का हम कहे कि नहीं, ये आंदोलन हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल है विकास के नाम पर विनाश होगा या नहीं। इसलिए ये आंदोलन चल रहा है, लोगों के साथ हम है। और लोग आज पूछते हैं कि क्यों भाई, अभी पुलिस जा रहा है, उड़ीसा सरकार फिर वहां जबरदस्त जो पान की खेती खत्म करती है, पुलिस लगाकर हम उसको विरोध करते हैं। अभी अभी 2-3 दिन हो गया, 2 महीना हो गया, पुलिस घेराबंद करके रखा है गांव को, और फिर पुलिस लोग उनको जाने पे उनका जो काम करते हैं उनको काम नहीं मिलता है, और जो पान की खेती है सिंचाई नहीं हो पाती है, और दूसरे ओर पुलिस लाकर लोग को तोड़ते हैं। तो ये जबरदस्त कैसा होता है एक कंपनी के स्वार्थ में विकास के नाम पर, यह बड़ा सवाल है। केवल ये जमीन जंगल नहीं जाता है, जमीन उसके पर अधिकार और डेमोक्रेटिक राइट्स, डिसेंसी, एक सिविल सोसाइटी, एक सभ्य समाज में ये कैसा हो पाता है, एक संविधान के नाते जबरदस्त कैसा होगा, ये सवाल है। दूसरा सवाल है जो 3 आया, एक तो पुष्कर आया था फॉर स्टील प्लांट, और तीनों जो मिलकर जो प्रदूषण होगा, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट और पावर प्लांट, ये तीनों मिलकर जो होगा, यहां पर लोग जहां जिसकी जमीन नहीं जाएगी, जिसका पानी खत्म नहीं होगा, जिसका आजीविका खत्म नहीं होगा अभी अभी, और 5 साल के बाद जो कमीशन हो जाएगा 3 प्लांट एक साथ में एक जगह में, तो ये जो इंटीग्रेटेड प्लांट बोलते हैं, उनका जो क्युमुलेटिव इफेक्ट हम बोलते हैं जो पोल्यूशन का, इसका असर क्या होगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, ना सरकार, ना कंपनी, ना कुछ बोलता है। ऑफकोर्स भी एक ये एनवायरमेंट क्लियरेंस अभी नहीं मिला है, अभी तक जब मिलेगा तो हम चैलेंज करें, दूसरी बात है। मगर ये सभ्य समाज में, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बात क्यों नहीं चर्चा हो रही है, क्यों नहीं सवाल इस जवाब नहीं देते हैं? तो लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, और इस इलाका में क्यों होगा इस तरह? क्यों सरकार, जो उड़ीसा सरकार हो, जो सरकार हो, केंद्र सरकार हो, क्यों उनको रेड मैप नहीं बनाते हैं जहां लेस डिस्प्लेसमेंट होगा, लेस क्लाइमेट चेंज के होगा, लेस प्रभावित होगा, लेस लोगों होगा, उसी तरह करेंगे। मगर अभी क्या होता है, कंपनी आ जाती है, वो जहां प्लेस चूज करते हैं उसको सरकार दी जाती है, और माइंड ऐसा है, पैसा सब हर पार्टी को जो सरकार में है, केंद्र और राज्य, बीजेडी और बीजेपी और कांग्रेस जो भी हो, उनका पैसा है, और जो भी लोग जुल्म हो, लूट हो, विकास के नाम पर पैसा मिलता है, इसीलिए ये लोग डिबेट नहीं करते हैं। और आज अभी जिसी तरह पुलिस की पिटाई हुई, जबरदस्त हुई, हम 8 दिन पहले लोगों को शपथ किया था जो लोग हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि देश में गांधी के बाद, जो सत्याग्रह के बाद पहला बार सत्याग्रह हो रहा था देश में, हम भी सत्याग्रह से ये हम जूझते रहते हैं, मगर राष्ट्रीय आंदोलन, जो किसान का आंदोलन, जो कला कानून के खिलाफ, जो केंद्र का कला कानून के खिलाफ जो लड़ाई हुई, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 700 के लोगों की मौत हुई, शहादत देते शहीद हुए, और उस एक साल एक भी हमला नहीं हुआ उस पर, किसी के ऊपर। तो ये सत्याग्रह हमको सिखाती है अहिंसक सत्याग्रह, अहिंसक जन आंदोलन सफलता देगी, इसीलिए हम उनको शपथ किया। और उस समय भी जो 10 साल संघर्ष हुआ, हिंसा नहीं हुआ था हमारी तरफ से, पुलिस तरफ से, कंपनी के गुंडा तरफ से हुआ था। और काल भी हम देखे, परसों में हम देखे तो पिटाई हुई, मगर जख्म हुए लोग, खून बहा, आज भी लोग गांव के नहीं आ पाते हैं, पुलिस भी है
अभी अभी हमको कलेक्टर के चिट्ठी लिखा कि भाई पुलिस खलास करो, और पॉलिटिकल पार्टी को हम बोलते हैं आप लोग जाइए इंडस्ट्री का समर्थन करो, का विरोध करो, हम इसको अभी नहीं चाहते। फिर कम से कम एक सरकार से असर डालो कि लोगों को न्याय मिले। लोग जो है उनका जो अधिकार है, लोग अगर महसूस करेंगे ये सरकार है, देश है, प्रधानमंत्री है, कोर्ट है, हमारे आप लोग सुनिए और विचार करिए, और ये आंदोलन को, ये जो सवाल उठता है, क्यों लोगों को सॉलिडारिटी दिया जाना चाहिए, क्यों प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व जो भी लोग हो उसको अपील किया जाए कि ये इसी तरह विकास को बंद किया जाए, विरोध किया जाए। धन्यवाद, जिंदाबाद। धन्यवाद दादा। अभी मैं एक्चुअली कल्याण दादा कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो हाँ। एक मिनट मैं आपको स्पॉटलाइट में ला रहा हूँ, और आप हमारे साथ प्रोटेस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी जो हैं निरंजन कुमार जी, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। प्रफुल्ल भाई, मैं एक मिनट उनको जरा स्पॉटलाइट दे। नमस्कार जी, एक मिनट दादा। हाँ, मैं दिख रहा हूँ। हाँ प्लीज आइए जी। मैं सर, जो नियामगिरी में जो आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पे बात हुई थी कि जो सभा थी, तो उनका जो मैंडेट नहीं मिला वहाँ पे, जो वेदांता जिसमें आप लोगों ने लड़ाई लड़ा, आप लोगों की भूमिका रही और बहुत बड़ी बात थी जिसमें, तो वहाँ पर यह बात हुई कि जो भी पब्लिक हियरिंग हुई या जनता ने यह एग्री नहीं किया कि हमारा लैंड हो, तो उनका लैंड एक्विजिशन लास्ट में नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जैसा कल्याण जी बोल रहे हैं कि जो डिंकिया में है, यहाँ पर भी जो लैंड, यहाँ पर भी जो हियरिंग हुआ है, पब्लिक हियरिंग जो डीसी के सामने हुआ है, उसमें भी वहां पर 99% लोगों ने बोला है कि हमारा जमीन मत लो। तो फिर वहां पे रुक गया, और यहाँ पे क्यों नहीं रुक रहा है, ये थोड़ा जानना चाह रहे थे। नहीं, ये आप देखिए, ये जो नियम जो इलाकाई ग्राम सभा है, क्यों ये ग्राम सभा है जो फॉरेस्ट राइट है, यहाँ का जो ग्राम सभा है जो प्रशासन करके लोगों के पूछा कर ग्राम सभा किया, मगर जो ग्राम सभा, ये जो कानून के नाते में ये जो नियमगिरी में तो शेड्यूल्ड एरिया में फॉरेस्ट राइट एक्ट में आता है, यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट वो मानना नहीं मानी, सरकार नहीं मानी, इसलिए कि मीना गुप्ता आवाज नहीं आ रहा है। ट्राइब लोग को जो ज्यादा है इसको मानती नहीं, मगर फॉरेस्ट राइट के नाते जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी है वो सरकार मानती नहीं है। मगर प्रशासन भी जो ग्राम सभा किया, वो ग्राम सभा में 99% 3 लोग केवल विरोध किए, 1000 लोग को विरोध किया, पर उसको 15 दिन के बाद लोग फिर पुलिस आकर पिटाई की। ये भी बड़ी खेद की बात है। नवंबर 22 में ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा में 99% लोगों के आया कि नहीं, और उसके बाद आप देखिए कि 4 तारीख में घुस करो पिटाई हुई, और अभी 2 दिन पहले आप देखिए क्या हुआ, लंगा कर दिया। प्रशासन क्या करता है, और आप ये है। अच्छा, एक बात आ रही जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपने हालांकि बोल दिया है इस पे कि जो ये डेवलपमेंट है ये लोगों को गरीब बना रहा है, जी। तो एक इसमें कुछ मतलब आप तो चूंकि काफी दिन से इस चीज पर काम कर एनवायरमेंट के ऊपर, तो आपने बोला कि सरकार क्यों नहीं प्लान करती कि ऐसी कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन विरोध में नहीं है, लेकिन कम से कम डिस्प्लेसमेंट हो, कम से कम डैमेज हो एनवायरमेंट का। तो इसमें कुछ मतलब किस तरह का प्लान सरकार को बनाना चाहिए, इस पर क्या आपका प्रपोजल है? नहीं, ये आप देखिए, इसमें हम बोलते हैं कि आज तक भी हमारे देश में नेशनल पॉलिसी नहीं है कि जब हम एक खनिज, एक आप देखिए, हमें अभी
दे देते हैं कि माइनिंग के लिए, मगर माइनिंग का अगर माइनिंग देता है तो फॉरेस्ट लॉस होता है। अगर फॉरेस्ट लॉस होता है तो नदियों के ऊपर असर पड़ता है कि पानी का स्रोत वहां भी है। अगर एक पॉलिसी होगा किसी तरह सब इंटीग्रेटेड होता जरूरी है, तो उसको साथ किसी तरह कितना हम पानी लॉस करेंगे, कितना हमें नदी को नुकसान करेंगे, कितना हम जंगल नुकसान करेंगे, तो हम माइनिंग करेंगे। ये पॉलिसी हमारे देश में नहीं है। हम चाहते हैं कि इतना पॉलिसी हो जो भी हो, एक नदी का पानी हम ले जाते हैं, क्या नदी का असर क्या होता है, कि जंगल हम काट देते तो नदी का असर क्या होता है, जो खनिज होता है, जो तीनों को जो संबंध है, तो ये तीनों को इसी तरह सब कुछ, तो ये एक बैलेंस एक क्लाइमेट पॉलिसी। दादा म्यूट हो गया आपका म्यूट इतना हो मैं गया। बोलना चाहता। धन्यवाद। एक सवाल और पूछना है मुझे। हाँ मेधा जी, अंतिम कि जो ये जो इस तरह का जो खास करके जो जहाँ माइनिंग हो रहा है तो पूरे देश में ही देखा जा रहा है। एक मिनट निरंजन जी, वो शायद उनका फोन आ गया। हाँ आप दोबारा बोलिए। फोन आ गया था उनका। जी हाँ फोन आ गया था क्या प्रफुल्ल दादा? हाँ ठीक है, सुन रहे हो? सुनाई। हाँ मैं अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ जाए। जी तो मैं एक बोल रहा हूँ कि पूरे देश में ये चीज देखा जा रहा है कि जहां जहां माइनिंग हो रहा है तो माइन वहां से जा रहा है और उसी जगह पे ज्यादातर गरीबी भी है, और वहीं पर बाद में देखा जा रहा है कि यस एग्रेसिव जैसे नक्सल मूवमेंट वगैरह भी उधर एरिया में ही जा रहा है। तो आखिर तक तो यही देखा यही कहा से ये भी कारण है ना, कारण है। लाखों करोड़ों का मतलब माइंस जा रहा है, पॉवर्टी वहां बढ़ता जा रहा है। जी अब देखिए जहां भी माइनिंग है, एक फाइंडिंग है 2010 में सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड साइंस एंड एनवायरमेंट का जो दस्तावेज बना है, ये देश में 40 सबसे बड़ी गरीब जिला है, उसमें 32 जिला में जो माइनिंग है, जो माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है 40 है 2010 में, 32 डिस्ट्रिक्ट ही गरीबी रेखा में नीचे है, और उसमें उड़ीसा में 7 है। तो ये होता है, डेवलपमेंट होता है, इसलिए मैं बोला था उनका लोगों विस्थापित होते हैं। आज देश में 6 करोड़ से ज्यादा विस्थापित हैं और उनका कोई एड्रेस नहीं है किसी सरकार के पास, किसी के पास नहीं है। तो वो कहां गए, किस तरह? और एक कमेटी बना था प्रोफेसर खाका कमेटी 2014 में, उनका जो रिपोर्ट आया, उनका लगता है कि 40% ओनली रिहेबिलिटेड एंड दैट इज आल्सो वेरी पोरली, एंड उसमें 55% ट्राइबल्स है। तो हमको हमारा मानता है कि क्या ये क्यों लोग नहीं है ये देश में, उनका कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई राइट टू डेवलपमेंट नहीं है। ये जो सवाल भी आता है ऐसा, इसलिए हमको इसे बोलते हैं कि जो न्यू पॉवर्टी इज क्रिएटेड बाय दिस और इन्वेस्टमेंट। तो इसके ऊपर कुछ आपका प्रपोजल क्या है, किस तरह से जो एरिया है? इसलिए हम बोलते हैं कि देश में प्राकृतिक संसाधन पीढ़ी के लिए, जो भविष्य पीढ़ी के लिए बचाने के लिए भी एक परिश्रम होना जरूरी है। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो नारा है जो वेस्टर्न कंट्रीज में है, उसको हम कम्पीट नहीं करना जरूरी है। हमारा जो हम वी शुड नॉट ट्राई टू बी रीच, जब रीच होना जरूरी है, बहुत गरीब होना जरूरी है। हमको चाहे संपन्न परिवार, सभी लोगों के पास समान जो मिनिमम नीड्स चाहिए, उसी तरह एक देश में इसी तरह इकोनॉमी की जरूरत है। ये आपको सोशलिस्ट बोलो कि कम्युनिस्ट बोलो कि कुछ मत बोलो, नहीं बोलो, मगर हम चाहिए कि एक मिनिमम नीड्स इकोनॉमी की जरूरत है, उसको यदि प्रायोरिटी दिया जाएगा, ताकि जो कंज्यूमरिज्म का जो बात है उसको लेकर अभी इंडस्ट्रियल होता है ना, तो उसको हम रोक पाएंगे और उसको अल्टरनेटिव चाहेंगे। अल्टरनेटिव में कुछ प्रॉब्लम होगा तो चलेगा, हम नहीं तो आप खेती को बचा पाएंगे, जंगल को भी बचा पाएंगे, और जो मिनिमम नीड्स के ऊपर जो इंडस्ट्री जरूरत है उसको हम भी कर पाएंगे, ताकि अदरवाइज वी कांट सेव आवर फ्यूचर। अभी जैसे जो आप 30 डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं जहां माइनिंग हो रहा है, वहीं पे ज्यादा पॉवर्टी है, तो ये जो नेशनलिज्म करके नेशनलिज्म या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है, बढ़ाना है, सारा रिसोर्सेज बाहर जा रहा है, तो क्या कंक्रीट बन सकता है कि जो जहां माइनिंग हो रही है पहले वहां के लोगों के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए कुछ प्रपोजल से नहीं बनना चाहिए? नहीं कर पाएंगे आप। देखिए ये भी इनप्रैक्टिकल भी है।
आप माइनिंग करेंगे, माइनिंग खत्म ना करें, उनका लोगों का क्या करेंगे? उनको लोगों तो उनका जो ट्रेडिशनल जो है, उनका अभ्यास है, आप मुझे पैसा दे देंगे, मैं क्या करूंगा? आप देखिए, ये भी एक तो सवाल है ना। वो लोगों का जो कल्चर है, संस्कृति है, और नेचर के साथ जो उनका उनका जो ये है, वो तो बड़ा 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 सवाल है ना। तो ये इसको ऐसा करना, हम कहेंगे ठीक है, उनको न्याय देना जरूरी है, कहा, मगर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम रिसोर्सेस जो ज्यादा दे देता है, वो उसको रोकना पड़ेगा। जी जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।